सो हेलो गाइस। अब हम बात करने वाले हैं रेफ्रिजरेशंस को लेके एंड होप सो की आवाज़ आ रही होगी। और पुरानी वीडियो में भी थोड़ी आवाज़ कम हो गई थी, तो अ, तो आज हम समझेंगे एचवीएसी का बेसिक्स। ये पूरी सीरीज़ चलेगी पूरी, और ये है पूरा शुरू से लेके लास्ट तक, ये बेसिक से लेके एडवांस तक पूरी कोर्सेज है। ठीक है, ये बेसिक से लेके एडवांस तक कोर्सेज है। तो शुरू से हम लेके चलते हैं। रेफ्रिजरेशन कहते किसको है? रेफ्रिजरेशन कहते किसको है? तो रेफ्रिजरेशन का मतलब क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी इंपॉर्टेंट है जानना कि रेफ्रिजरेशन का मतलब होता क्या है। तो रेफ्रिजरेशन का मतलब होता है रिमूविंग ऑफ हीट किसी भी जगह से। ठीक है, किसी भी जगह से। जैसे मान लो कि ये ऑब्जेक्ट है, ये एक रूम है, यहाँ से हम हीट को निकाल रहे हैं और एक कंट्रोल्ड कंडीशंस में, उसको कहते हैं रेफ्रिजरेशन। तो ये बेसिक चीज़ पता होना चाहिए कि किसी भी जगह से हम हीट को निकाल रहे हैं, कोल्ड की चीज़ को, जो कोल्ड है ऑलरेडी, उसको और कोल्ड कर रहे हैं, तो वो है रेफ्रिजरेशन। ठीक है, अब आता है कि रेफ्रिजरेशन हमारी किस थ्योरी पे काम करता है। तो वो थ्योरी जो काम करता है वो है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर क्या होता है कि अगर हम कहीं से हीट निकाल रहे हैं और हम एक्सटर्नल को दे रहे हैं, तो हमको इसमें पावर लगानी पड़ेगी। ये जो पावर है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर हो सकता है। ठीक है, ये इसके थ्रू ही हम लोअर से हायर टेम्परेचर पे हम इसको हीट को निकाल सकते हैं। दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ। एक्सटर्नल वर्क करनी पड़ेगी। एक्सटर्नल वर्क मतलब पावर देनी पड़ेगी। पावर आप किस फॉर्म में दीजिएगा? जो बेसिक एप्लीकेशन है, आपने जो पढ़ा होगा, हायर टू लोअर वर्क डन, डब्ल्यू वर्क डन। तो ये वर्क डन जो है, ये जो वर्क डन है, ये इलेक्ट्रिक मोटर करती है। दिस इज द एप्लीकेशन। ये आपको समझना पड़ेगा कि आप एप्लीकेशन जो कर रहे हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो कैसे यूज हो रहा है। तो हमने क्या किया कि ये मेरा रूम है, ये एक रूम के अंदर से हम हीट को निकाल रहे हैं। तो हीट को जब हम निकाल रहे हैं इस रूम के अंदर से, तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम लोअर कर रहे हैं टेम्परेचर को, तो हम इसमें वर्क डन करना पड़ेगा। अब आता है एक रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट क्या है? एक सब्सटेंस है। सब्सटेंस है मतलब ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो हीट जो है कोल्ड बॉडी से लेके हॉट बॉडी तक ट्रांसफर करता है। मतलब कि ये मान लो कि हमारी कोल्ड बॉडी है, कोल्ड बॉडी, और ये है हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अब इसको मुझे ठंडा करना है। इसको जैसे मान लो कि ये कोल्ड बॉडी है, इसको और ठंडी करनी है, तो ये रेफ्रिजरेंट क्या करेगा, यहाँ से हीट को लेगा और ये एक्सटर्नल को देगा। यहाँ से फिर हीट को लेगा, ये एक्सटर्नल को देगा, फिर एक्सटर्नल हीट देने के बाद कूल हो जाएगा, कूल होने के बाद फिर आएगा, फिर हीट देगा। ये काम करता रहता है, ये हमारा रेफ्रिजरेंट। करेक्ट। तो रेफ्रिजरेंट यही काम करता है। बहुत लोगों को लगता है कि पता नहीं रेफ्रिजरेशन कहाँ कहाँ यूज़ होता है। सबको पता है घर के टावर में, जियो में, बिल्डिंग में, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जैसे पूछते हैं कि सबमेरीन में होता है कि नहीं होता है। तो लोग सोचने लगते हैं पता नहीं सबमेरीन में रेफ्रिजरेशन होता है कि नहीं। अरे जहाँ पर भी हम हीट निकालेंगे सबमेरीन में भी होगा, एयरक्राफ्ट में होगा। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पूछा तो रॉकेट में होगा कि नहीं होगा? हाँ भाई, रॉकेट में भी होगा। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, चाहे आपके एग्जाम में हो या चाहे इंटरव्यू में हो। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक्स कि हमें जानना है कि रॉकेट्स में भी होगा। ठीक है, रॉकेट्स जो भेजी जाती है, एयरक्राफ्ट में भी होगा। ठीक है, रेफ्रिजरेशन सिस्टम। अब हम थोड़ी थोड़ी बेसिक्स यूनिट समझेंगे कि बेसिक्स यूनिट्स में क्या क्या है। सो तो मुझे बड़ा पीपीटी वगैरह बनाने में बहुत दिक्कत हो रही थी कि किस तरह से पीपीटी बनाएंगे, क्या करेंगे, वो करेंगे। फिर मैंने सारा सेटअप कर दिया, वाईफाई वगैरह जियो का ले लिया हूँ,
और फिर ये सारे रूम वगैरह बना दिए, तो इससे क्या होगा कि आपके जो प्रॉब्लम है वो सारी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, अब क्या होगा, एक चीज़ आती है हमारी फंडामेंटल यूनिट्स। ये पढ़ेंगे हम, फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, एक आती है डेरिवेटिव यूनिट। डेरिवेटिव यूनिट ये थोड़ा सा नहीं चल रहा है। मैंने तो सारे काम कर दिए हैं, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है अभी कि ये तो चल नहीं रहा है, इसको साफ करना पड़ेगा अच्छे से। तो मैंने सोचा कि वीडियो काट के मैं बनाऊंगा इसको, और वीडियो काट के फिर मैंने सोचा कि चलने दो, जो होगा सो होगा, उतना मुझे सर पैर नहीं लगाना है, अच्छे से बस इसको कंप्लीट कर देना है। तो ये है, हम फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे, प्लस जो डेरिवेटिव यूनिट्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ये मतलब खाली टाइम खोटा हो रहा है, फालतू हो रहा है, तो हम ये पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। तो हम जानेंगे कि फंडामेंटल यूनिट क्या होता है। ठीक है, एक होता है पता नहीं क्या मसला है कि पेन नहीं चल रहे हैं। अभी तो ये पेन चल रहे थे। फंडामेंटल यूनिट्स, ओके, पेन चलने लगे। तो फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं? फंडामेंटल यूनिट्स हम उसको कहते हैं, एक फिजिकल यूनिट, जिसके मान लो कि यहाँ पे हम बताना चाह रहे हैं कि फिजिकल यूनिट जो है वो फिजिकल क्वांटिटी, जो हमारा इंप्लीमेंट करे। ठीक है, वो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं कि जो इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस के लिए इंजीनियरिंग में यूज होती हो। ठीक है, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो, किसके लिए? ऑपरेशन इन इंजीनियरिंग। और एवरी क्वांटिटी जो है उसके अंदर मेजर करते हैं एक सम आर्बिट्री, मतलब बट वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो, मतलब एक ऐसी यूनिट, ठीक है, जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो। बड़ी मुश्किलें आ रही है, आई डोंट नो कि ये क्या हो रहा है। एक्सेप्टेड हो, मान लो कि एक आर्बिट्री यूनिट हमने ले लिया। ठीक है, एक आर्बिट्री यूनिट ले लिया, वो ले लिया एक्स। ठीक है, इस एक्स यूनिट को हम हर जगह उस यूनिट को हम यूज करेंगे। जैसे मान लो कि अगर हमको 1 kg चीनी चाहिए, तो ये 1 kg चीनी जो है, अगर हम केजी यूनिट ले रहे हैं, तो ये यूनिट इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होनी चाहिए। उसी फिजिकल यूनिट को हम कहते हैं फंडामेंटल यूनिट। जो यूनिट, जो भी आर्बिट्री चीज है जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो, कि हम दुनिया के किसी कोने में भी जाएं तो हमको, अगर हम केजी बोले, मीटर बोले, ठीक है, सेंटीमीटर बोले, तो इससे ये समझ में आ जाए कि हाँ, ये चीज जो है हमारी इंटरनेशनली यूनिट्स को एक्सेप्ट करती है।
अब इन सब चीज़ों से हमारी एक यूनिट बन के आती है, उसको कहते हैं डेरिवेटिव यूनिट। तो आप इसको देख लीजिए। तो एक आती है डेरिवेटेड यूनिट, जो इन सब की से बनी हो, जैसे वेलोसिटी के अंदर क्या आता है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो एरिया के अंदर क्या आता है, दिस इज द डेरिवेटिव यूनिट। एरिया, जो भी हमारा एरिया होगा, तो वो सारी हमारी डेरिवेटिव पर यूनिट की तरफ से होगा, ठीक है। एक्सेलरेशन ये हमारा डेरिवेटिव यूनिट हुआ। अब आते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। समझ में आया कि जो इन सब चीजों से बन के, जो बेसिक फिजिकल फंडामेंटल यूनिट से जो ड्राइव होके बनी हो, उसको हम कहते हैं डेरिवेटिव यूनिट। अब आते हैं हम फंडामेंटल यूनिट के बाद एसआई यूनिट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। बड़ी मुश्किल हो रही है, मैं इसका जुगाड़ करूंगा, मतलब थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा ही आ रहा है। सो इसका जुगाड़ करता हूँ। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, अब देखो इसको मैं थोड़ा डिफाइन कर देता हूँ। इसके अंदर 4 सिस्टम आते हैं, वो चारों सिस्टम के बारे में हम जानेंगे। एक होता है CGS, एक होता है MKS यूनिट, एक होता है FPS यूनिट, और एक होता है हमारा SI यूनिट। ओके, सो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि वीडियोस हमारी आ रही है कि नहीं आ रही है, वीडियोस बन रही है कि नहीं बन रही है। सो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो इसके लिए मुझे आना पड़ेगा बैकग्राउंड में। सो वीडियोस इज गोइंग ऑन, आई थिंक सी गोइंग ऑन, या गोइंग ऑन। ओके, तो ये CGS यूनिट, MKS यूनिट के बारे में, ये हमारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते किसको हैं, ये बड़े क्वेश्चन है। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो हम कहते हैं, थोड़ा सा मैं करीब आके भी देख लेता हूँ कि किस तरह से बात करते हैं। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते ये 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स है जो कॉमनली और यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज होते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि जो प्रेजेंट कोर्स है, जो भी हम कर रहे हैं, वो SI यूनिट में हम पढ़ेंगे। जो SI यूनिट का मतलब होता है जो इंटरनेशनली इंटरनेशनल सिस्टम होता है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स होता है जो एक्सेप्ट किए गए हैं, ठीक है। तो SI यूनिट के बारे में जो भी हम पढ़ेंगे सब SI यूनिट को मद्देनजर रखते हुए पढ़ेंगे, जो 4th नंबर का है, ठीक है। अब आते हैं जो ये बेसिक से कि 11th जनरल कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो उसमें वेट और मेज़र किया गया, वो सारी चीज़ें हम नहीं पढ़ेंगे, हम थोड़ा तेज़ी से पढ़ेंगे। तो फिजिकल यूनिट के बारे में हम जानेंगे कि फिजिकल यूनिट क्या क्या है, डेरिवेटिव यूनिट क्या क्या है, ठीक है। तो फिजिकल यूनिट के बारे में हम अभी आपको बताते हैं कि फिजिकल यूनिट, और ये चीज़ याद करके रखना है कि फिजिकल यूनिट क्या क्या है। तो ये समझ में आया आपको, ये 4 ही यूनिट होगी जो भी हम पढ़ेंगे, SI यूनिट को लेकर पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि फिजिकल यूनिट जो है, जो फर्स्ट फिजिकल यूनिट को जिसको हम माने हैं, उसके बारे में हम देख लेते हैं कि फिजिकल यूनिट क्या क्या है, उसको किस तरह से मेजर करते हैं। सो ये थोड़ा प्रॉब्लम है मैं क्लीनिंग को लेके, सो क्लीनिंग को मैं थोड़ा ठीक करूँगा। मैं फर्स्ट वीडियो बना रहा हूँ और मैंने अभी वाईफाई वगैरह सारा कनेक्शन ले लिया है। होप सो कि थोड़ा आवाज़ को लेके जो प्रॉब्लम आ रही है, वो आवाज़ को जो प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं ईयरफोन से बात कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि आवाज़ को थोड़ा कम आ रही है आवाज़। तो मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि थोड़ा ज़ोर से बोलूँ और तेज़ी से बोलूँ कि आवाज़ सही जाए, ठीक है। तो ये है हमारा
मैंने हवा का सिस्टम भी लगा रखा है कि थोड़ा तेजी से ये हो जाए। तो हमारा फंडामेंटल यूनिट जो है, बहुत दिक्कत आ रही है। क्लीनिंग के लिए थोड़ी बोर्ड के अंदर क्या दिक्कत है कि ये साफ नहीं हो पा रहा है और इसको बार बार मुझे साफ करना पड़ रहा है। तो फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में जानेंगे। फंडामेंटल यूनिट्स क्या क्या है हमारी। ठीक है, ये फंडामेंटल यूनिट्स क्या है और उसकी यूनिट्स की साइन क्या है, इधर हम साइन देख लेंगे। ये पता नहीं, बड़ी मुश्किल है। ये थोड़ा सूख जाएगा तभी लगता है कि यूनिट्स की साइन क्या क्या है। तो ये थोड़ा सूख जाने देते हैं बोर्ड को। मैंने इसके जस्ट ऊपर में फैन लगा रखा है, तो आपको नज़र आ रहा है कि नहीं लगा रहा है। तो थोड़ा सूख जाए बोर्ड तो मैं इसको कर देता हूँ। ये हो गया लेंथ। तो ये हो गया मास, ये हो गया टाइम, ये हो गया टेम्परेचर। ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये हो गया ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, ये हो गया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, कुछ इसके अंदर आती हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ठीक है, तो ये हमारी हो गई। अब आते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में। सप्लीमेंट्री यूनिट्स, ठीक है, 8 के अंदर जैसे आ गया ये 1 2 3 4 5 6 7 and this is come to 8. then प्लेन एंगल, ये प्लेन एंगल है। ठीक है, इसको अल्फा, बीटा, ठीक है, एंड 5 एंड 9 नंबर पे है हमारा सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, ठीक है। तो अब हम इसको किस में मेज़र करते हैं? लेंथ को किस में मेज़र करते हैं? मीटर में मेज़र करते हैं। मास को किस में मेज़र करते हैं? तो मास को हम केजी में मेज़र करते हैं। दिस इज टाइम को किस में मेज़र करते हैं? तो सेकंड में मेज़र करते हैं। टेम्परेचर की यूनिट हम हमेशा केल्विन में बात करेंगे। ठीक है, केल्विन, टेम्परेचर की यूनिट हमेशा केल्विन में होगी। अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट को हम किस में ये करेंगे? तो एम्पियर में। एम्पियर मतलब ए। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम कैंडेला। ठीक है, कैंडेला की साइन होता है छोटा बड़ा। ये चीज याद रखना है कि साइन कैसे हम करेंगे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हमेशा मोल में हम इसको करेंगे। ठीक है, इसको ऐसे लिख दो और इसको हम स्मॉल में ऐसे लिखेंगे। ये सारी एंगल को जो हम करते हैं वो रेडियन में करते हैं। ठीक है, तो रेडियन को हम लिखते कैसे हैं? RAD। ठीक है, और हमें अगर रेडियन लिखना हो तो हम क्या करेंगे? रेडियन लिख देंगे।
और जो हमारा सॉलिड एंगल होता है, ठीक है, उसको हम स्टेरेडियन करते हैं, ठीक है, और इसको लिखते कहते हैं ST। तो ये हमारा फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए, ये हमें समझ में आना चाहिए। तो अभी तक मैं इस वीडियोस को यहाँ तक करता हूँ, मैं थोड़ी देर में दूसरी वीडियोस अपलोड करूँगा। पहले मैं देख लेता हूँ कि वीडियो सही आ रही है नहीं आ रही है। सॉरी, ये फैन ऑन था और मैं भूल गया था, ठीक है, तो मैं देख लेता हूँ। पहले मैं बता देता हूँ फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में हमने बात किया है। फंडामेंटल यूनिट्स के अंदर ये यूनिट्स आती हैं, इसको लेंथ लेते हैं, मास लेते हैं, टाइम लेते हैं, टेम्परेचर, ये सारी जो बेसिक यूनिट्स है जो हमें हमेशा यूज़ आएंगी। और इन सारे यूनिट से हमें डेरिवेटिव मिलेगा जो हम अगली स्लाइड में बात करेंगे। तो लेंथ को हम मीटर में करते हैं, इसका m है, kg किलोग्राम, टाइम को सेकंड में, केल्विन को k करते हैं, ठीक है, एम्पियर को a, कैडला को CD मोल, रेडियन स्टेरेडियन सॉलिड एंगल को, ठीक है। ये अल्फा बीटा गामा प्लेन एंगल होती है, उसको रेडियन में हम यूज़ करते हैं। तो ये हमारा फंडामेंटल यूनिट है। सो अभी हम इसको यहीं पे रोक देते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से चलेंगे। पहले हम इस वीडियो को अपलोड करके देखते हैं कि कैसा ही, क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो है तो इसमें देखते हैं कैसा आउटपुट आ रहा है, क्या आ रहा है। चलिए ठीक है, ओके बाय। तो मैं इसे फ़िलहाल अभी रोक देता हूँ और मैं इस वीडियोज़ को अभी फ़ौरन ही अपलोड कर दूँगा।